कर देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 9th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जो बिल्कुल सही था। वो मैं बस ऐसे ही, वो कहते हैं ना कभी कभी खुद पे विश्वास नहीं होता कि भाई ऐसा लगता है कि नहीं गलत है, वैसा वही मैंने खुद पे विश्वास नहीं रखा और मुझे लगा गलत है, और हम इस सोच में पड़ गए कि कहाँ गलती हुई, जबकि गलती कहीं हुई ही नहीं थी। वो आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे और फटाफट करेंगे और अच्छे से इसको सीखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। और देखो 6 नंबर में आता है ये, 4 नहीं 5 नहीं, पूरा 6 नंबर में। वैसे तो इस चैप्टर से मुझे लगता है कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी आ सकता है ना, तो उसको भी करेंगे प्रैक्टिस। कभी मुझे वो क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम करेंगे कल या परसों की क्लास में। ठीक है, अभी के लिए बस इसको समझ लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में भी किया था क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही था। आंसर जो हमारा आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा था। ठीक है, तो आपको बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पर्वत के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने यहाँ पे एक बना दी थी मीनार और एक हम बनाएंगे पर्वत। ठीक है, एक हमने बना दी मीनार, और क्योंकि मीनार और पर्वत एक ही तल पे खड़े हैं तो हमने सेम आधार बना दिए। जो नीचे मैंने लिखा है ये सेम आधार है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पर्वत के शिखर मीनार के पाद बिंदु से, इसको हम मीनार मान के चले हैं, इसको हमने मीनार माना है, और मीनार के पाद बिंदु से मतलब मीनार के चरण, जहां पे मीनार टिकी हुई है अपने पैरों पर, उससे पर्वत का शिखर, शिखर यानी चोटी, बिल्कुल टॉप। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर तक जो एक रेखा जा रही है और ये कोण बना रही है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। क्योंकि उन्नयन कोण कहा है, उन्नयन कोण कहा है, इसलिए वो क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा। इसको हम क्षैतिज रेखा मान सकते हैं ना, क्षैतिज रेखा के ऊपर बनेगा। अगर अवनमन कोण कहते, अगर क्या कहते? अवनमन कोण कहते तो क्षैतिज रेखा यहां बनती और क्षैतिज रेखा के नीचे मतलब ऐसे को वो कोण बनता। ठीक है, ये बनता अवनमन कोण। क्योंकि उन्नयन कोण बोला है इसलिए हमने इसको जो है वो ऐसे बनाया। अवनमन कोण का क्वेश्चन वैसे मैंने देखा नहीं पेपर में आता हुआ, बट आ सकता है, इसलिए उसको भी प्रैक्टिस करेंगे पर बाद में। अभी हम सारे क्वेश्चन उन्नयन कोण वाले कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्नयन कोण बोला है इसलिए मैंने कोण यहां बनाया इस तरफ को। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि पर्वत के पाद बिंदु से, जो पर्वत का पाद बिंदु है उससे मीनार के शिखर तक एक रेखा जा रही है और ये कोण बना रही है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। और ये भी उन्नयन कोण है तो ये भी ऐसे नीचे बनेगा। ठीक है, 30 डिग्री का। फिर हमें कहा था कि अगर आपकी जो मीनार है वो 50 मीटर ऊंची है, मीनार अगर 50 मीटर ऊंची है तो पर्वत की हाइट जो है, पर्वत की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करो। तो बस इसमें इतना ही था। नाम देते हैं फटाफट से। इसका नाम AB, मीनार है हमारी AB और पर्वत है हमारा CD। ठीक है, मीनार है AB, पर्वत है CD। अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं तो हमने कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करके अपना आंसर निकालना है। एक त्रिभुज को हम कर देते हैं रेड मार्क, ये वाला जो त्रिभुज है इसको मैंने बना दिया पूरा लाल से रंग वाला, और एक त्रिभुज को हम कर देते हैं ग्रीन मार्क, ये वाला जो त्रिभुज है इसको मैंने बना दिया हरे रंग का। ठीक है, अब क्योंकि इनके आधार सेम है, लाल और हरे दोनों ही त्रिभुज के लिए जो आधार है वो सेम है, जिसका नाम है BD। अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया था? बिल्कुल सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का। देखो इसको ध्यान से सीखो क्योंकि ऐसा ही सवाल आपको पोल में आएगा। ठीक ऐसा ही सवाल आपको पोल में आएगा, बस हाइट अलग होगी और कोण अलग होंगे, बाकी सॉल्व करने का तरीका सेम है। पोल में भी क्वेश्चन आएगा, क्या पता पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो याद रखना है कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये है 30 डिग्री और वो था 60 डिग्री। अब हमने देखा कि ये जो आधार है ये दोनों के लिए कॉमन है और हमें ये चीज दे रखी है, हमसे ये चीज पूछी है। इसके बीच में और इसके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं है। मीनार की ऊंचाई और पर्वत की ऊंचाई में कोई डायरेक्ट संबंध ही नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो मीनार की ऊंचाई का संबंध इस आधार से है और पर्वत की ऊंचाई का संबंध भी इस आधार से है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डायरेक्टली तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन मीनार भी आधार से रिलेशन रखती है और ये हाइट भी इसकी पर्वत की आधार से रिलेशन रखती है। तो अगर हम क्या करें, अगर हम किसी तरह से आधार का मान निकाल लें, अगर हम इसका मान निकाल लें
तो हम इस आधार की मदद से पर्वत की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं ना, हमने जैसे हमने पिछली क्लास में किया भी था। तो आधार निकालने के लिए इसकी मदद लेंगे, ध्यान से सुनो, आधार निकालने के लिए इसकी मदद लेंगे और ऊंचाई पर्वत की निकालने के लिए आधार की मदद लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपना लाल वाला त्रिभुज, जिसका नाम है त्रिभुज एबीडी। जिसका नाम क्या है? त्रिभुज एबीडी। त्रिभुज एबीडी में देखो, ये चीज हमने निकालनी है, ये चीज हमें दी है। पहले तो कोण देखो, क्योंकि कोण देख के आपको पता करना होता है कि कौन लंब है कौन आधार है। कोण बन रहा है इस पर, छोटा वाला कोण भी और 90 अंश का कोण भी, पता है ना, हमने पढ़ा था त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में ये चीज पढ़ी थी कि जिस रेखा पर दोनों कोण बनते हैं वो आधार होता है, जिस रेखा पर दोनों कोण बनते हैं वो आधार होता है। तो ये हमारे लिए काम करेगा आधार का और ये हमारे लिए काम करेगा लंब का। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। कोण को देख के भी हमने पता लगा लिया था कि ये आधार है, बीडी आधार है और ए बी लंब है। तो लगा दो, अब टेंजेंट थीटा लगा दो, इसमें टैन थीटा लगा देते हैं। टैन थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार। गुड इवनिंग बेटा। अभी चलो यहाँ पे क्वेश्चन भी ध्यान दो, ठीक है। टेंजेंट थीटा हो जाएगा लंब बटा आधार, और हमने लाल वाला त्रिभुज लिया है तो टेंजेंट 30 होगा। अब तो कोई गड़बड़ नहीं की ना, देखो एंगल देख लो ध्यान से, फिर बाद में गलत कर देते हैं। पर्वत का पाद बिंदु, मीनार का शिखर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया टेंजेंट 30 डिग्री, किसके बराबर? लंब बटा आधार के बराबर। लंब कितना है? लंब है 50 और आधार कितना है? आधार को मान लो x, या आधार को बीडी लिखो, x नहीं मानना, आधार को बीडी लिखो ताकि पता चले कि किसको लिया है, बीडी को लिया है। टेंजेंट 30 कितने के बराबर होता है? बताइए फटाफट से। ठीक है, 1/3 होता है टेंजेंट 30, तो ये हो जाएगा 50 बटा बीडी। और अगर यहां से हम बीडी का मान निकालें तो कितना आ जाएगा? 50√3, 50√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा ना, बी डी 1 से, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। तो इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1 का। अभी हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने बस आधार निकालना था। किसकी मदद से निकाला? इसकी मदद से निकाला, ठीक है। तो आधार हमारे पास आ गया 50√3, तो यहाँ पे लिख दो इसकी वैल्यू 50√3। बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट? नो डाउट मैम। नो मैम। जिन्होंने पिछली क्लास को लेफ्ट कर दिया था जल्दी, उनको कोई डाउट? क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, देखो पहले तो क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन भी समझ नहीं आया, ये बता दो। मैम दोबारा समझा दो, एक बार नहीं आया। ठीक है, देखो क्वेश्चन हमें बोला था कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक पर्वत के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दो बातें ये कह रहे हैं, एक बोल रहे हैं ये मीनार के बारे में, दूसरा बोल रहे हैं पर्वत के बारे में। तो हमने पहले तो उनको बना दिया, इसको मीनार मान लिया, इसको पर्वत मान लिया। पर्वत बड़ा होता है ना, मीनार छोटी होती है, तो इसको मान लिया मीनार, इसको मान लिया पर्वत। फिर इन्होंने कहा कि देखो मीनार और पर्वत दो चीजें हैं। अब हमें पता है कि दोनों धरती पर ही खड़ी होंगी, ऐसा तो होगा नहीं कि पर्वत हवा में उड़ रहा हो या मीनार हवा में उड़ रही हो, नहीं, दोनों ही धरती पर होंगी। तो नीचे इनका एक आधार भी बना लिया कि इस पर ये दोनों खड़े हैं, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि मीनार का पाद बिंदु और पर्वत का शिखर, मीनार का पाद बिंदु हुआ ये वाला और पर्वत का शिखर हुआ ये वाला। मीनार के पाद बिंदु से पर्वत के शिखर तक एक रेखा जा रही है और कोण बना रही है 30 डिग्री का, नहीं 60 डिग्री का, ठीक है, 60 डिग्री का। और पर्वत के पाद बिंदु से, ठीक है, पर्वत के पाद बिंदु से एक रेखा जा रही है मीनार की टॉप पर, मीनार के सिर तक या उसके शीर्ष तक, और कोण बना रही है 30 डिग्री का। बताओ ये समझ आई? आकृति समझ आई कैसे बनाई? यस मैम। यस मैम। फिर इन्होंने कहा कि मीनार अगर 50 मीटर ऊंची है तो पर्वत कितने मीटर ऊंचा है ये निकालो, ये हमें कहा। तो बस हमने उसमें त्रिकोणमिति लगानी है, त्रिकोणमिति लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको? हमने देखा कि 50 मीटर और h के का सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, तो सीधे सीधे इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इसकी मदद से आधार का मान निकालें तो आधार की मदद से ये निकल जाएगा, ठीक है। अगर इसकी मदद से आधार का मान निकाले तो आधार की मदद से ये निकल जाएगा। तो हमने आधार का मान निकालने की कोशिश की। अब आधार का मान निकालने के लिए त्रिकोणमिति लगानी पड़ती है।
हमने इसको निकालना था और ये हमें दिया गया था, ठीक है, हमने इसको निकालना था और ये हमें दिया गया था। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, ये है आधार, इसको हम कहते हैं कि ये है आधार, और ये क्या है, ये है लंब, इसको हम कहते हैं लंब, ठीक है। अब होता क्या है, जब भी आपने इस तरह के सवालों को हल करना होता है, सबसे पहले देखो कि जो चीजें आपसे पूछी गई है उनका अनुपात जब निकालोगे तो कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात का इस्तेमाल करोगे। जैसे कि मुझे पता है, मुझे लंब दिया है, मैंने आधार निकालना है, लंब दिया है, आधार निकालना है, तो मैं देखूंगी कि लंब बटा आधार कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे देता है। तो हम सभी को पता है, चाहे तो इसमें वो लगा लो, ट्रिक लगा लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। टी मतलब टेंजेंट, पी मतलब लंब, बेस मतलब आधार। तो टेंजेंट है जो लंब बटा आधार को दर्शाता है, या यूं कहें लंब का आधार से जो अनुपात निकलता है वो टेंजेंट थीटा दर्शाता है। इसलिए मैंने यहां पे लिखा टेंजेंट थीटा बराबर लंब बटा आधार। क्यों? क्योंकि लंब दिया था, आधार निकालना था, जो दिया है और जिसको निकालना है उसके बीच में एक रिलेशन बनाना पड़ता है, रिलेशन था टेंजेंट थीटा का। बताओ ये चीज समझ आई क्यों मैंने टेंजेंट थीटा लिखा? मैम टेंजेंट वाला एक बार बता दो। देखो लंब दिया है, आधार निकालना है, ये आपको समझ आया, लंब दिया है, आधार निकालना है। बताओ ये क्लियर है? अब मुझे बताओ कि अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें, उसमें होता था साइन कॉस टेन, ठीक है। इन तीनों में से कौन है जो लंब और आधार के अनुपात को दिखाता है? इन तीनों में से कौन है जो लंब और आधार के अनुपात को दिखाता है? एस मतलब साइन, साइन किसको दिखाता है? साइन दिखाता है पी मतलब लंब, लंब बटा करण, ठीक है। और कॉस क्या दिखाता है? कॉस दिखाता है आधार बटा करण। मुझे लगता है आपने पिछली क्लासेस नहीं लगाई सोनिया, है ना? यस मैम। और हाँ, तो उसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है सॉरी, तो इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। ये हो गया कॉस और ये हो गया टेंजेंट, ठीक है। टेन होता है लंब बटा आधार। तो खुद आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लंब और आधार निकालना था, मतलब इन दोनों के बीच में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो वो किसने दिखाया? साइन ने दिखाया, कॉस ने दिखाया कि टेन ने दिखाया? बताओ किसने दिखाया रिश्ता इनका? टेंजेंट ने, बिल्कुल। तो इसलिए हमने टेंजेंट लिया, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो आप निकाल रहे हो ना उसको कौन दर्शा रहा है, साइन कॉस या टेन। तो टेन दर्शा रहा था तो हमने टेंजेंट लिया। फिर यहां पर आते हैं वापस, लिख दिया हमने टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा दर्शाता है लंब बटा आधार को, ठीक है। अब टेंजेंट थीटा, थीटा को हटाना है, थीटा की जगह पे वो कोण लिखना है जो कोण आपके त्रिभुज में आ रहा है। लाल रंग के त्रिभुज में लाल रंग का 30 डिग्री का कोण आ रहा था, लाल रंग के त्रिभुज में 30 डिग्री का कोण जो है वो आ रहा था, इसलिए हमने थीटा को हटाया, थीटा की जगह पे लिख दिया 30 डिग्री। बताओ क्लियर हुआ? यस मैम। और लंब 50 मीटर था तो लंब की जगह पे 50 लिख दिया। आधार हमें पता नहीं था, आधार कितना है नहीं पता था, तो आधार को हमने BD था तो BD ही लिख रखा, ठीक है, इसको हमने BD ही रहने दिया। फिर हमने टेंजेंट 30 की वैल्यू लिखी कि टेंजेंट 30 कितने के बराबर होता है? तो वो होता है 1 बटा वर्गमूल 3 के बराबर। तो हमने टेंजेंट 30 को हटा के लिख दिया 1 बटा वर्गमूल 3, 50 का 50, BD का BD, ये लिख दिया। फिर हमने यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, BD को 1 से गुणा कराया, वर्गमूल 3 को 50 से गुणा करवाया, तो हमारे पास ये चीज निकल के आ गई कि BD किसके बराबर है? BD 50 वर्गमूल 3 के बराबर है, ठीक है। बताओ अभी कोई डाउट? मैम आ गए समझने। ठीक है, तो अभी हमने आधार निकाल लिया है, लेकिन ये तो आधा सवाल है ना, हमारा काम है इसकी हाइट निकालना, इस पर्वत की हाइट निकालना। तो करते हैं इसको सॉल्व। अब हम लेंगे कौन सा त्रिभुज? अब हम लेंगे त्रिभुज CDB। त्रिभुज CDB लिया, ये अब लंब है और ये आधार है, ठीक है। लंब कौन है? अब पर्वत वाली चीज, क्योंकि हमने हरा वाला त्रिभुज लिया ना, हरे वाले त्रिभुज के लिए काम करेगा लंब का, और जो BD है हरे वाले त्रिभुज के लिए काम करेगा आधार का ही। तो फिर से वही चीज, लंब और आधार के अनुपात को कौन दर्शाता है? 10 10, बिल्कुल।
यहाँ पे भी हम लिख देंगे टेंजेंट थीटा, यहाँ पे भी हम लिख देंगे टेंजेंट थीटा और इसको कर देंगे बराबर लंब बटा आधार के। अब टेंजेंट थीटा, मुझे बताओ हरे वाले त्रिभुज में एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो इसको लिख लेंगे हम टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि हरे वाले त्रिभुज को ध्यान से देखो तो इसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और लंब कितना है? लंब नहीं पता, लंब है h। आधार कितना है? आधार पता है, वो है 50 वर्गमूल 3। अभी अभी हम इसको निकाल के आए हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो टेंजेंट 60 डिग्री कितने के बराबर होता है? वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 के बराबर। और बराबर में आ गया h, बटे में आ गया इसके 50 वर्गमूल 3। यहां से देखो h को अकेला छोड़ो, h के साथ 50 वर्गमूल 3 भाग कर रहा है, वहां जाएगा तो गुणा करेगा, तो कर दो इसकी गुणा। वर्गमूल 3 मल्टीप्लाई बाय 50 वर्गमूल 3, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इनको गुणा करने का तरीका ये होता है कि वर्गमूल से वर्गमूल वाली संख्या को गुणा करो और संख्या से संख्या को गुणा करो। तो करो जरा इसको गुणा। 50 गुणा 1 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 50 से कम 50 आ जाएगा और वर्गमूल 3 में वर्गमूल 3 की गुणा किया तो 3 आ जाएगा और हमारे पास आंसर कितना आ गया? 150, जो कि बिल्कुल ठीक था। पिछली क्लास में भी ऐसे ही आ रहा था, बस थोड़ा सा खुद पे विश्वास नहीं होता ना कभी कभी, तो फिर लगता है कि गलत कर दिया, किया बिल्कुल ठीक था, ठीक है। तो बस ये हमारी हाइट आ गई पर्वत की, हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। बताओ अब इसमें कोई किसी को कोई डाउट? यस मैम। यस, कब से स्टार्ट हुई थी पेपर के बाद? 10 कहाँ से लगा? एक मिनट, पहले तो एक एक करके आंसर देती हूँ। हमारी क्लासेस शुरू हुई हैं 10 अक्टूबर से, मतलब आज हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है। आपको 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर की रिकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। मैम यही चैप्टर चल रहा है जब से? हाँ बिल्कुल, इसको हमने स्टार्ट किया पेपर के बाद। ठीक है मैम, ओके। हाँ, अब दूसरी वाली जो सोनिया है वो बताओ। मैम 10 थीटा कहाँ से लगा? क्योंकि देखो ना, इस वाले में कि इस वाले में? मैम दूसरे वाले में एंगल सी डी बी के लिए। ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या करना है, हमने इसको और इसको देखना है। अभी तक हम देख रहे थे मीनार को और आधार को, पर अब हमने देखना है पर्वत की ऊंचाई और आधार को, ठीक है। पर्वत की ऊंचाई को मान के चलेंगे लंब, क्योंकि हरे वाले त्रिभुज के लिए जो लंब है वो CD है और जो आधार है वो BD है, ठीक है। तो फिर से बात आ गई लंब और आधार की, फिर से बात किसकी आ गई? लंब और आधार की। तो लंब और आधार के रिलेशन को कौन दर्शाता है? 10। तो आगे tan थीटा, ठीक है। यस मैम, समझ आ गया। मैं यहाँ पे एच लिखा था ना, मुझे लगा कि हाइट है, इसलिए मैंने हाइट किया। अच्छा कोई नहीं, इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं CD, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो CD। मैंने CD को H माना था, बट इसको हम CD भी लिख सकते हैं, तो आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी, है ना। CD, ये भी CD और यहाँ पर भी फिर CD। चलो तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं एक और, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो इस तरह के सवाल समझ आ गए ना, पोल में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर पाओगे कि गलत कर दोगे? कर लेंगे। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चन कर ले पहले इस तरह का, फिर बाद में बाकी क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो तो अभी के लिए, पर फिर पता नहीं इस क्लास में हो पाएगा कि नहीं, चलो रहने दो, बाद में करेंगे। अभी पहले एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं बस, ठीक है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको कुछ नहीं दिया होता, आपको बस डिस्टेंस बता दिया है कि 40 मीटर अधिक है, ऐसा है वैसा है, बाकी आपको कुछ नहीं बताया है, आपको खुद ही जो है वो सब कुछ निकालना है। तो पहले तो क्वेश्चन के हिसाब से आकृति बना लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मीनार की, तो मैंने यहाँ पे एक मीनार बना दी, ठीक है। मीनार मैंने यहाँ पे एक ऐसे बना दी। अब हमें पता है अगर किसी चीज की छाया पड़ती है तो कैसे पड़ती है? ऐसे, है ना। मीनार की छाया पड़ेगी तो ऐसे पड़ेगी ना, सीधी बिल्कुल नीचे धरती पे बिल्कुल सीधी पड़ेगी। बताओ पड़ेगी कि नहीं? यस मैम। छाया वाला क्या हो गया? छाया वाला क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना छाया ऐसे बनानी है। ये कह रहे हैं कि मीनार की छाया उस स्थिति में
40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का कोण 49 कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले तो कर लेते हैं कोण की बात। अगर कोई कोण यहां बन रहा है, अगर कोई कोण यहां बन रहा है, कोई कोण यहां बन रहा है और कोई कोण ऐसे यहां बन रहा है, ठीक है, होता क्या है, जब कोई कोण वस्तु के करीब बनता है तो कोण बड़ा होता है, बाद में छोटा 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 होता जाता है, ठीक है। अगर कोई कोण, अब जैसे आपको बोल रहे हैं ना कि पहले कोण ये बन रहा था, बाद में कोण ये बन रहा था, तो ध्यान रखना है कि जितना करीब होगा कोई कोण किसी वस्तु के वो उतना ही बड़ा होता जाएगा और जितना दूर जाएगा उतना ही छोटा होता जाएगा। ये सभी को क्लियर हुआ? जितनी पास कोण बनेगा उतना ही बड़ा और जितनी दूर कोण बनेगा उतना ही छोटा। ये क्लियर है? बताओ। यस मैम। यस मैम। तो अभी जो आपकी मीनार की छाया पड़ रही थी, मान लो इतनी पड़ रही थी, और जब सूर्य का जो 49 कोण था वो 60 डिग्री था। 60 डिग्री मान लो यहाँ पे आपका कोई सूरज है, कोई सूरज क्या, एक ही तो सूरज होता है, यहाँ पे सूरज है, ठीक है, और इस सूरज का जो कोण है वो 60 डिग्री है और इसकी जो छाया थी वो इतनी पड़ रही थी। तो छाया जब इतनी पड़ रही थी तो यहाँ से अगर रेखा खींचे तो ऐसी बन जाएगी, ठीक है, एक त्रिभुज हमारा ऐसा बन जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि जब छाया जो है वो, जब कोण जो है वो घट जाएगा और 30 डिग्री हो जाएगा। अब कोण घट रहा है तो मुझे बताओ कोण यहां बनेगा कि यहां बनेगा? मतलब आप पीछे बताओ। हम आगे बनेगा। आगे पीछे कैसे समझो मैं? अब चलो इसको लिखती हूँ मैं आगे, नहीं इसको लिखती हूँ मैं पीछे, इसको लिख लेती हूँ मैं पीछे और इसको लिख लेती हूँ आगे। आगे बनेगा मैम, आगे आगे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कोण घट गया ना, कोण घट गया। हमने अभी भी सीखा जब कोण घटता है तो दूर बनता है, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, अगर यहाँ पे 60 डिग्री का जब कोण 49 60 डिग्री था तो यहाँ पे बना, और जब सूरज का कोण जो है वो 30 डिग्री हो गया तो इन्होंने कहा छाया बढ़ गई, छाया लंबी हो गई। कितनी लंबी हो गई? 40 मीटर। अभी छाया इतनी थी, लेकिन जैसे सूर्य का कोण घट गया छाया और लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई, और जो कोण यहाँ से बना 49 कोण वो कितने डिग्री का बना? 30 डिग्री का। तो बस ये था हमारा आकृति बनाने का तरीका। बताओ, ये आकृति समझ आई? लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है मीनार और ये है मीनार की छाया। और इस बिंदु तक जो भी डिस्टेंस है नहीं पता, लेकिन हाँ इस बिंदु के आगे वो कितना बढ़ी? बताओ। 40 मीटर। 40। तो मतलब इसके आगे की जो वैल्यू है वो 40 मीटर है। तो इसको नाम देते हैं मीनार है ए बी, जो पहला बिंदु है जहां पे उसकी छाया बन रही थी वो है सी, और जो आखिरी बिंदु है वो है डी, और ये जो यहाँ पे बन रही है ये छाया पड़ रही है किसकी? मीनार की छाया, ठीक है। तो ये हमारी आकृति थी, और मतलब ऐसा ऐसा इन्होंने बनाने को बोला, वैसा वैसा हमने बना दिया। ऐसा क्वेश्चन भी पोल में आएगा, तो इसलिए इसको भी ध्यान से समझना। और फिर से वही चीज, यहाँ पर जो है वो कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। पहले तो मीनार की जो ऊंचाई है वो हमने निकालनी है, मीनार की जो ऊंचाई है वो हमने ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई को मान लेते हैं ए बी, ठीक है, और जो आधार है, और जो आधार है किसका? 60 डिग्री वाले का, मतलब बी से लेकर के सी तक, इसको मान लेते हैं x। याद रखना, इसको माना हमने x। कहां से कहां तक? बी से सी तक। कहां से कहां तक? बी से सी तक। बी से सी है x, सी से डी है 40, तो बी से डी कितना होगा? 40 प्लस बिल्कुल 40 जमा x। किस किस को ये समझ आया? बताओ फटाफट से। मैम कैसे बताना दोबारा? हाँ देखो, दोबारा इसको सीख लेते हैं। हमें कहा कि जो छाया थी पहले छाया बन रही थी यहां तक, ठीक है, पहले छाया कहां तक बन रही थी? यहां तक। फिर इन्होंने कहा कि जैसे ही सूर्य का कोण घट गया, पहले 60 डिग्री था, घट के 30 हो गया, तो जैसे ही सूर्य का कोण घट गया आपकी जो मीनार की छाया है वो 40 मीटर बढ़ गई।
40 मीटर और लंबी हो गई, ठीक है। पहले कितनी थी, पहले थी ये इतनी सी, पहले छाया थी इतनी सी, लेकिन जैसे ही कोण घट गया, कोण के घटने से छाया हो गई और लंबी छाया हो गई। कितनी लंबी हो गई, 40 मीटर। तो यहां से यहां तक आपकी छाया बढ़ रही है ना, तो इसका मान हो जाएगा 40 मीटर। ये दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। इतना तो 40 मीटर हो गया। इससे पीछे का पता नहीं कितना था, हमें नहीं पता कितना था, तो उसको हमने x मान लिया अपनी मर्जी से। उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब अगर यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक 40 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको इसमें जोड़ दो, ठीक है। आपको 40 प्लस एक्स नहीं लिखना, आप x प्लस 40 लिख दो, तो आपको समझ आ जाएगा कि x में जब 40 को जोड़ देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दूरी हमें पता चल जाएगी। बताओ, अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। और किसी को डाउट है तो पूछ लो फटाफट से आकृति में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नो डाउट मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए वही कुछ त्रिभुज बन रहे हैं, तो उन त्रिभुजों को एक ही रंग का कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसको कर लेते हैं लाल रंग का, BCA या ABC त्रिभुज। और जो बड़ा वाला त्रिभुज है इसको कर लेते हैं नीले रंग का, ABD। ध्यान देना, मीनार जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। जो AB रेखा है वो दोनों में कॉमन है, वो दोनों के लिए है, बस AB कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। तो अभी हम त्रिभुज लेते हैं अपना छोटा वाला, जिसका नाम है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC को अगर हम ध्यान से देखें तो मीनार की ऊंचाई को हमने AB माना है, मीनार की ऊंचाई को AB माना है, तो हमें इसको और इसके बीच में कुछ रिलेशन निकालना है। तो फिर से वही चीज आ गई, लंब और आधार वाली चीज आ गई। तो लंब और आधार का रिलेशन कौन बताता है, tan बताता है। तो हम फिर से ले लेंगे टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमने मीनार की ऊंचाई और आधार में एक रिलेशन बनाना है। तो टेंजेंट थीटा बोलेगा लंब बटा आधार। लंब कितना है यहाँ पर, बताओ लंब कितना है, AB और आधार कितना है त्रिभुज ABC के लिए, BC x। हाँ, BC बोल सकते हो, और BC को हमने x माना है ना, तो उसको x ले लो, ठीक है। टेंजेंट कितना लूं मैं, टेंजेंट थीटा नहीं लेना है, टेंजेंट कितना लूं, 60 डिग्री, क्योंकि लाल वाला त्रिभुज लिया है ना, तो लाल वाले त्रिभुज में कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और AB बटा x ऐसे का ऐसा रह जाएगा। चलो बताओ, टेंजेंट 60 डिग्री कितने के बराबर होता है, √3। तो ये हो जाएगा AB बड़ा x, और यहां से x का मान निकालें अगर, पहले x को उधर भेजो तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3x, AB ऐसे का ऐसा, और x को अकेला छोड़ो तो ये आ जाएगा AB बटा वर्गमूल 3, ठीक है, AB बटा वर्गमूल 3। अब यहाँ पे AB को h मान लेते हैं, क्योंकि AB लिख के ना फिर कंफ्यूज हम रहेंगे, इसलिए यहाँ पे लिख लो AB को हम मान लेते हैं h के बराबर। AB को कितना मान लेते हैं, h के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास चीज आ जाएगी x बराबर है h बटा वर्गमूल 3। ये हमारे पास आ गई एक चीज, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 1 का। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? मैम आपने जो x के पास √3 था उसको नीचे कर दिया आपने। क्या क्या, फिर से बोलो। जो x के पास √3 था आपने उसको अपॉन क्यों कर दिया? ये हमारी बाद में काम आएगा। आपको इसको इतना लिखना है तो इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक लिखना है तो यहाँ तक भी लिख सकते हो। जैसे AB को h माना है ना, तो आप इसको इतना भी लिख सकते हो, वर्गमूल 3x बराबर h के, क्योंकि आगे चल के एक और समीकरण बनेगा, उस समीकरण में हमने x की वैल्यू भरनी है कि h की वैल्यू भरनी है, उसके हिसाब से हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू भरनी है तो फिर इसको लेंगे, लेकिन अगर h की वैल्यू भरनी है तो फिर इसको लेंगे, मतलब सेम ही है दोनों में से। ये अगर h की वैल्यू भरनी है तो इसको लेंगे, और अगर x की वैल्यू भरनी है तो इसको लेंगे। मतलब देखो फिर से बताती हूँ, मेन आपका यहां तक है, ठीक है, मेन आपका कहां तक है, यहां तक है। अब जब आप दूसरा समीकरण निकालोगे तो आपने देखना है कि किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, x की या h की, ठीक है। तो अभी इसको इतना रखते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बोलो यहाँ तक तो क्लियर है? यस मैम। हाँ, तो इसको यहाँ तक रखते हैं अभी, और AB की जगह पे मैं सभी जगह ना h लिख लेती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। याद रखना h है मीनार की ऊंचाई,
h क्या है? मीनार की ऊंचाई। h है AB मतलब मीनार की ऊंचाई। इसको नाम दे दिया हमने अभी के लिए समीकरण नंबर 1 का। अब हम निकालते हैं दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण निकालने के लिए हमें पता है हमें लेना पड़ेगा बड़े वाला त्रिभुज, है ना, क्योंकि आधार देखा जाए तो पूरा बड़े वाले को आधार मानेंगे ना। यहां से यहां तक है हमारा आधार, तो हम बड़े वाले त्रिभुज को अब लेते हैं। अब बड़े वाले त्रिभुज में भी जो ऊंचाई है वो तो मीनार की ही है, मतलब h ही है, लेकिन आधार कितना होगा वो आप मुझे बताओ। बड़ा वाला त्रिभुज मतलब त्रिभुज ABD कितना होगा? बिल्कुल x जमा 40 बोल दो, 40 जमा x बोल दो, लंब बटा आधार ही रहेगा। टेंजेंट थीटा हो जाएगा h बटा लंब h है ना इसके लिए भी, और आधार कितना है? x जमा में 40, x जमा में 40 है आधार। टेंजेंट थीटा नहीं लिखना है, टेंजेंट थीटा की जगह पे लिखनी है उसकी वैल्यू। तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण बन रहा है 30 डिग्री का, और h बटा x प्लस 40 ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे आधार में, ठीक है। अब h का मान निकालने, h को ऐसे का ऐसा रहने दो। टेंजेंट 30 कितने के बराबर होता है? 1/वर्गमूल 3 और बटे में इसके x जमा 40। अब यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x जमा 40 बराबर में h वर्गमूल 3, ठीक है, h वर्गमूल 3। यहाँ तक समझ आया? बताओ। मैम हाँ पूछो। मैम x प्लस 40 कहाँ से आया? देखो जब हमने छोटा वाला त्रिभुज लिया था, मतलब हमने जब ABC त्रिभुज लिया था, तो आधार सिर्फ इतना आ रहा था क्योंकि लाल वाला त्रिभुज यहीं तक है, तो हमने उसको x माना था, है ना। और ये वाली चीज थी 40। छोटे वाले त्रिभुज के लिए आधार x है, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए, नीले वाले त्रिभुज के लिए आधार यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है, जा रहा है ना यहां तक पूरे का पूरा। तो इतनी चीज अगर x है और इतनी चीज अगर 40 है, यहां से यहां तक अगर x है और यहां से यहां तक अगर 40 है, तो पूरा कितने के बराबर होगा? इन दोनों को जमा करके वो आ जाएगा, इसलिए आया x प्लस 40। बताओ अभी कोई डाउट? नो मैम। क्योंकि ये चीज हमें क्वेश्चन में दी थी ना कि छाया 40 मीटर बढ़ जाती है अगर कोण घट जाता है। तो कोण यहां आके घटा था, तो यहां से यहां तक जो छाया गई थी वो 40 मीटर बढ़ गई थी, ठीक है। तो पूरा निकालना है B से लेकर के D तक, तो BC में CD को जोड़ दो तो आ गया x प्लस 40। और नीले वाले त्रिभुज के लिए जो आपका वो होगा आधार, वो पूरा होगा B से लेकर के D तक। तो अब यहाँ पे वो चीज होगी जो मैं पहले लिख रही थी कि अगर हम यहाँ पर x की जगह पर x का मान भर दें, x को हटा के यहाँ पे x का मान भर दें, तो हम इस समीकरण को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो x का मान निकालने के लिए x को अकेला छोड़ो, x को अकेला छोड़ा, x के साथ वर्गमूल 3 गुणा कर रहा है, h के पास जाएगा तो भाग करेगा। बताओ ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। अब ये जो x का मान निकल के आया, इसको यहां पे भर दो, दोनों x ही है ना, ये x के बराबर अगर ये है तो इसका मतलब x की जगह पे ये भर सकते हैं, तो भर दो। x को हटाओ, x की जगह पे लिख दो h बटा वर्गमूल 3 जमा का 40 ऐसे का ऐसा बराबर में h वर्गमूल 3 ऐसे का ऐसा। अब इनको एक तरफ लेके आते हैं, इसको यहां सॉल्व करते हैं आगे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई इसमें? x की जगह पे लिख दिया h बटा वर्गमूल 3 जमा में लिख दिया 40 और यहाँ पे लिख दिया h वर्गमूल 3। 40 को अकेला छोड़ो और h वर्गमूल 3 के पास भेज दो h जमा वर्गमूल 3 को। ये क्लियर हुआ? बताओ ये वाली चीज। यस मैम। गलती है इसमें एक, बताओ क्या गलती है? मैम माइनस का साइन आएगा। माइनस। फिर बताते, इतनी लेट बताते फिर है, जब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता फिर बोलते हैं मैम यहाँ तो माइनस आना था। ध्यान रखा करो, बिल्कुल छोटी से छोटी गलती ऐसे एकदम से पकड़नी है, ठीक है। बाकी और तो गलती नहीं है ना कोई? हाँ बाकी तो सब सही है। तो 40 को ऐसे कैसा रखते हैं और इनको सॉल्व करने के लिए हर करने पड़ेंगे बराबर। वैसे तो आप यहाँ पे पहले ही क्या कर सकते थे, इसका परिमेयकरण कर सकते थे, पर परिमेयकरण एंड में करो तो ठीक रहता है, बीच में करके पता नहीं शायद हमारा क्वेश्चन और
अलग सा ना हो जाए, इसलिए अभी मैं इसका परिमेयकरण नहीं कर रही, इसका परिमेयकरण नहीं कर रही, इसको मैंने ऐसे लिखा है। इसके बटे में वर्गमूल 3 है। हाँ बोलो। अपोन में 1 कर देंगे। इसके अपॉन में 1 कर देंगे। अब हरों को बराबर करना है। हरों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये 1 है इसकी गुणा करवा देंगे वर्गमूल 3 के साथ। अब यहाँ पे वर्गमूल 3 की गुणा कर रहे हैं तो ऊपर क्या करना पड़ेगा मैम? वर्गमूल 3 की गुणा। वर्गमूल 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पता लगा ना सभी को मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे हर बराबर करने थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा वर्गमूल 3 में 3 की गुणा की तो 3 और ये h 3h बटे में आ गया वर्गमूल 3 माइनस में आ गया h बटा वर्गमूल 3। यहाँ पे कोई डाउट? एक एक स्टेप को समझते हुए चलो, डाउट है तो फटाफट से पूछते चलो। वर्गमूल 3 से गुणा करेगा, h जो है वो 1 से गुणा करेगा, क्योंकि इस वर्गमूल 3 के आगे कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं तो हम इसको 1 मान के चलते हैं। वर्गमूल से बाहर वाली संख्याएं बाहर वाली संख्या से गुणा करती है और वर्गमूल के अंदर वाली संख्याएं वर्गमूल के अंदर वाली संख्या से गुणा करती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो वर्गमूल 3 ने वर्गमूल 3 से गुणा किया तो 3 आया और h एकम h आया। अब इनके क्योंकि ये जो हर है ये बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3h माइनस h बटे में वर्गमूल 3। कितना आ जाएगा 40 बराबर 3h में से एक h चला गया तो 2h बच गया, बटे में आ गया वर्गमूल 3। अब करेंगे हम इसका परिमेयकरण। अब क्या करेंगे हम इसका परिमेयकरण। ठीक है, अच्छा किसी ने कुछ पूछा? मैम ऐसे मैं कौन बता। अच्छा तो ये आ जाएगा। अच्छा वैसे इसका परिमेयकरण करने की भी जरूरत मुझे लग नहीं रही। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको उठा के उधर भेज दूं तो ये 40 के पास चला जाएगा, है ना? ये आ जाएगा ऐसा। समझ आया सभी को? यस मैम। ये बात समझ आई? मैंने वर्गमूल 3 को उठा के 40 के पास भेज दिया, क्योंकि मुझे h का मान निकालना है तो h को अकेला छोड़ना पड़ेगा। h का मान निकालना है तो h को धीरे धीरे अकेला छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बोलो। को भेज देंगे डिवाइड में फिर। हाँ फिर 2 को डिवाइड में भेज देंगे। 2 काट देगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 20 और हमारा जो h निकल के आ गया वो आ गया 20 वर्गमूल 3। ठीक है, बताओ कोई इसमें किसी को कोई डाउट? स्पेशली यहां से जो हमने सॉल्व किया h को लेके सभी को क्लियर है? बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चन करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ी इस क्वेश्चन में नहीं करनी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। हड़बड़ी करी तो बस फिर तो भाई क्वेश्चन गलत है। क्या हो गया मैम? मुझे नहीं आया समझ में। कहां से? मैम 40 प्लस x इक्वल टू √3 AB। 40 प्लस h इज इक्वल टू AB √3 AB। √3 AB ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है बेटा। मतलब शुरू से समझ नहीं आया? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है। कोशिश किया है मैंने एक ही पेज पे पूरा आ जाए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में जूम करके देख लेना। आधे आधे का स्क्रीनशॉट लेना तो बता देना। अगर तो शुरू से समझना है बेटा तब तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तब तो इसको अभी नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर कहीं छोटा मोटा डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो। मैम लास्ट में समझा देना कोई नहीं। हाँ लास्ट में समझेंगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन कर लो। जिन बच्चों को समझ आ गया वो एक क्वेश्चन करेंगे। इसको आप खुद से करो, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगी। और फिर बताओ मुझे क्या आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, पोल का क्वेश्चन आज नहीं भी हो पाए तो कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को जब तक सही नहीं करोगे तब तक पोल के क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बनता। और 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ। एक गाड़ी किसी इमारत की तरफ आ रही है। ठीक है, इमारत मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग बनी है और बिल्डिंग की तरफ गाड़ी आ रही है। जब ये गाड़ी 5 किलोमीटर की दूरी तय कर देती है तो इस गाड़ी का इमारत के शिखर से जो कोण है वो
45 डिग्री से बदल के 60 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो कोण था वो 60 डिग्री का था, ठीक है। जब गाड़ी चलना शुरू करेगी तो जो उस बिल्डिंग के साथ कोण बनाएगी वो 60 डिग्री का बनाएगी, ठीक है। और जब वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी तो फिर जो कोण बनाएगी वो 45 डिग्री का बनाएगी। नहीं नहीं, गलत बोला मैंने, गलत बोला, अभी फिर से सुन लो। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो कोण छोटा बड़ा देखना है ना। चलो फिगर बना देती हूँ, फिर खुद करना। ये एक इमारत है, ये क्या है, एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, इसको मैंने नाम दे दिया AB, ठीक है। और यहां से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है। गाड़ी आ रही है इसकी तरफ, बिल्डिंग की तरफ आ रही है, मतलब गाड़ी यहां से इधर को आ रही है, ठीक है। अब जब गाड़ी ने चलना शुरू किया तो मुझे बताओ इसका कोण कितना होगा, 45 डिग्री या 60 डिग्री? अभी गाड़ी दूर है मैम 45। ठीक है, अभी गाड़ी दूर है तो इसका कोण होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये जो गाड़ी है अभी, इसका जो कोण था वो 45 डिग्री का था जब इसने चलना स्टार्ट किया, तो 45 डिग्री होगा आपका यहाँ पर। उसके बाद जब इस गाड़ी ने 5 किलोमीटर सफर तय कर लिया, मान लो गाड़ी यहां से चलते 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 यहां पहुंची और यहां तक इसका 5 किलोमीटर का सफर तय हो गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। इस पॉइंट पे आके क्या होता है, गाड़ी का जो कोण है इस इमारत से वो बदल जाता है और कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, मतलब यहां पे आ जाएगा ये 60 डिग्री। आपको बोला है कि गाड़ी की नहीं सॉरी, इमारत की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब AB ज्ञात करो, H ज्ञात करो। इसका नाम दे दिया C, इसका नाम दे दिया D। बस अब इसको खुद से ट्राई कीजिए। आपको फिगर बनानी आनी चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी तो फिर आप अच्छे से कर ही लोगे। एक बार फिगर बन जाए फिर तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है ना। बताओ अभी कर पाओगे इसको सॉल्व? यस मैम। यस मैम। चलो कोशिश करो, है ना। नहीं भी कर पाओगे कोई बात नहीं, पर कोशिश करो। H निकालना है, सेम है जैसे पीछे किया था, जैसे पीछे किया था वैसे बिल्कुल सेम है। तो त्रिभुज बना देती हूँ मैं दो अलग अलग। एक तो छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, ABC को लेंगे। अच्छा मुझे बस इतना बता दो, ABC के लिए आधार कितना लोगे? 5 किलोमीटर प्लस x। नहीं, ABC के लिए मतलब लाल वाले, x। BC, और BC को क्या मानोगे, x मानोगे, ठीक है। BC को x मान लेना। जो लाल वाला त्रिभुज है उसके लिए जो आधार है वो यहां से यहां तक, क्योंकि ABC त्रिभुज है ना, तो ये हो जाएगा x। और काले वाले त्रिभुज के लिए आधार किसको मानोगे, ABD के लिए किसको आधार मानोगे? BD। BD कितने के बराबर है? 5 + x। ठीक है, 5 + x कह लो, x + 5 कह लो, है ना। सोनिया आप भी कोशिश करो थोड़ी सी, क्या पता थोड़ा बहुत आपको आ जाए, है ना। मतलब ऐसे मत बैठना, कुछ ना कुछ करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो बस। पहले लाल वाला त्रिभुज लो ABC नाम का, उसमें H और X को लेके लंब बटा आधार करके tan थीटा लगाओ, फिर उसके बाद इसको और इस पूरे वाले को लो। tan 45 कितने के बराबर होता है बताओ पहले तो भाई, tan 45 डिग्री कितने के बराबर होता है? 1। 1 के। तो बस अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ये भी बता दिया मैंने। टेंजेंट 60 कितने के बराबर होगा? वर्गमूल 3। और tan 45 होगा आपके 1 के बराबर। इनकी वैल्यू भी बता दी, अब आपने बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ नहीं आएगी तो पूछ लेना।
54 तक का आपको समय देती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगी, क्योंकि इसको सॉल्व भी करना है। क्या हो गया? करना तो पड़ेगा ना, देखते हैं कौन पहले करता है। लग नहीं रहा मुझे आप पहले कर पाओगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, मेरा आंसर तो आ गया, अब आपका देखते हैं। मैम इसके आगे समझ नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूं? अब करो इसका परिमेयकरण। आपने वापस से क्यों भेजा इसको? वापस मत भेजो 5 के पास। जो h√3 माइनस h/√3 है ना, इसका परिमेयकरण करो, मतलब नीचे भी √3 से गुणा करो और ऊपर भी √3 से गुणा करो। ठीक है, हाँ बाकी यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। जिसका जिसका भी यहाँ तक आ गया वो फटाफट से नोटबुक दिखा दो, क्योंकि इसके आगे फिर मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी, थोड़ा सा आपके लिए अलग सा आ जाएगा ना इसके आगे। कहाँ तक पहुंचे अभी बताओ, बाकी बच्चे कहाँ तक पहुंचे? सिर्फ 2 मिनट है आपके पास, क्योंकि रैंक आपका मैं देख रही हूँ। h माइनस h√3, इसका ये किया आपने कि यहीं तक किया अभी? अच्छा नहीं, देखो अब यहाँ पे गड़बड़ क्या की, जब √3 गुणा करेगा तो दोनों से करेगा, ठीक है, एक से नहीं करेगा, दोनों से करेगा, है ना, क्योंकि ये तो ब्रैकेट के अंदर बंद है। ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या गुणा करती है तो दोनों से गुणा करती है, ठीक है। वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, बाकी सब सही था, यहाँ तक तो सही आ रहा है बिल्कुल। जिन बच्चों का यहाँ तक आ चुका है वो तो बता दो, किसका किसका आ चुका है। एक ऐसे पॉइंट तक जहां से आगे आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा हो दिखा दो, नोटबुक दिखा दो। हाँ बताओ। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर दूं,
क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा चला जाएगा ना। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है आपका तनु। यहाँ तक वैसे सभी बच्चों का, मैक्सिमम सभी बच्चों का सही आ चुका है। तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी को। ए बी सी में हम लेंगे टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा के आगे हम लिखेंगे लंब बटा आधार, ठीक है। अब क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज लिया है तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टेंजेंट थीटा है तो टेंजेंट आएगा यहाँ पे 60 डिग्री का, ठीक, कितना आएगा 60 डिग्री का। और जो इसके लिए आधार है लंब तो h रहेगा, क्योंकि जो इमारत है, इमारत की ऊंचाई h हमने ली है, ए बी को हमने h माना है, लंब इसके लिए ये है। और बटे में आ जाएगा x, क्योंकि जो लाल त्रिभुज के लिए आधार है वो x है। तो यहां तक सभी ने कर लिया था, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? h और x लिखने में दिक्कत आई थी कोई? किसको आई थी दिक्कत भाई, बताओ? नहीं आई थी, चलो ठीक है। टेंजेंट 60 डिग्री होता है, दिक्कत आई थी सोनिया को? देखो ना, आपको यहाँ पे त्रिभुज देखने पड़ेंगे, बिना त्रिभुज देखे नहीं होगा। पहले छोटा वाला त्रिभुज लिया तो लाल वाला त्रिभुज बी से सी तक ही जा रहा है। अगर बी से सी तक जा रहा है तो बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, है ना। बी सी की वैल्यू एक्स है इसलिए एक्स लिखा। बताओ अभी क्लियर हुआ? बी सी की वैल्यू एक्स है इसलिए। अच्छा, मुझे लगा कि दिक्कत आई थी, चलो कोई बात नहीं। टेंजेंट 60 डिग्री हमें पता है होता है वर्गमूल 3 के बराबर, तो वर्गमूल 3 लिख दिया, बटे इसके बाद लिख दिया h बटा x। h को अकेला छोड़ते हैं, सॉरी h को अकेला छोड़ते हैं तो x के पास चला जाएगा वर्गमूल 3 और ये आ जाएगा ऐसा। मतलब ये आपस में एक दूसरे के पास चले जाएंगे ना, x यहाँ पे भाग कर रहा है, वहां जाके गुणा कर देगा। पहले त्रिभुज से बस इतना ही करना था, पहले त्रिभुज का काम हो गया। अब लेते हैं अपना दूसरा त्रिभुज जिसका नाम है त्रिभुज एबीडी, जो कि बड़ा वाला त्रिभुज है। बड़े वाले त्रिभुज में भी हम लंब और आधार की ही बात करेंगे, क्योंकि उन दोनों की बात करनी है, बाकी किसी की बात करनी नहीं है। तो यहाँ पे भी लग जाएगा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का मतलब टेंजेंट कितना डिग्री बताओ बड़े वाले त्रिभुज के लिए? 45, ठीक है। और ये आ जाएगा h, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार कितना? बीडी की वैल्यू x + 5, ठीक है। तो 1 आ गया यहाँ पे, बराबर में आ गया h बटा x + 5। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x + 5 को उठा के उधर भेज दो, 1 के साथ गुणा करेगा तो क्या हो गया, x + 5 ऐसे कैसा रहेगा, बराबर में इसके h आ जाएगा। ये आ गया हमारा दूसरे त्रिभुज से। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू भरनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालो, ठीक है। x की वैल्यू निकालो अपने पहले त्रिभुज से और दूसरे त्रिभुज के समीकरण में डाल दो। x की वैल्यू निकालेंगे तो सेम आएगी जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी, h बटा वर्गमूल 3 आएगी। तो x को यहाँ से हटाओ और इसकी जगह पे h बटा वर्गमूल 3 लिखो, जमहा का 5 बराबर में h। यहां तक भी बहुत से बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट कर लिया था। अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। h बटा वर्गमूल 3 लिखा, जमहा में 5 लिखा, बराबर में h लिखा। h वालों को एक तरफ भेज दो, तो 5 ऐसे का ऐसा रहेगा, h ऐसे का ऐसा रहेगा। इसको उठा के उधर भेज रहे हैं, ये यहाँ पे जमहा का है, वहां जाएगा तो माइनस करेगा, मतलब ऐसा हो जाएगा। यहां तक भी काफी बच्चों ने कर लिया था, है ना। अब हम करेंगे वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हरों को बराबर करेंगे। तो h ऐसे का ऐसा, इसके बटे में 1, माइनस का निशान, h बटा वर्गमूल 3। ये आ जाएगा वर्गमूल 3h माइनस h बटे में वर्गमूल 3। किस किस को यहां तक समझ आया? मैंने यहाँ पे वर्गमूल 3 की गुणा कर दी, मैंने यहाँ पे वर्गमूल 3 की गुणा कर दी, और हर को एक बार लिख के ऊपर वर्गमूल 3h माइनस h लिख दिया। बताओ यहां तक क्लियर है? बोलो। यस मैम। ठीक है, 5 को अभी भी ऐसे कैसा रहने दो। अब करो इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, नीचे वर्गमूल 3 है, नहीं चाहिए भाई। परिमेयकरण तब किया जाता है जब बटे के नीचे वर्गमूल वाली संख्या हो। नीचे वर्गमूल 3 है, नहीं चाहिए, तो वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से ही गुणा करवाओ। अब नीचे वर्गमूल 3 से गुणा कर रहे हो तो ऊपर जो है इसको भी वर्गमूल 3 से पूरे को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी वर्गमूल 3 से गुणा
करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? परिमेयकरण में यही तो होता है ना, ऊपर नीचे दोनों जगह गुणा करना पड़ता है। 5 अभी भी बेचारा ऐसे का ऐसा। अब ये जो वर्गमूल 3 है ये इसके साथ भी गुणा करेगा और इसके साथ भी गुणा करेगा, दोनों के साथ गुणा करेगा। तो वर्गमूल 3 ने जब इसके साथ गुणा की तो क्या आएगा, आप बताओगे? जब इसके साथ गुणा करेगा 3h, बिल्कुल करेक्ट है भाई, 3h। ठीक है, और वर्गमूल 3 जब h के साथ गुणा करेगा तो कितना आएगा? वर्गमूल 3 माइनस का वर्गमूल 3h। और इन दोनों ने आपस में गुणा की तो बटे में कितना आएगा? अकेला 3। इस 3 को उठा के 5 के पास भेज दो, 5 के पास चला जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 5 के पास जाके गुणा करेगा तो 5 3 15 आ जाएगा। इधर बच जाएगा 3h माइनस वर्गमूल 3h। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 बराबर 3h माइनस वर्गमूल 3h। अब सोचा मैंने मैं क्या करूं इसमें, मैं ऐसा क्या करूं, तो मैंने देखा कि यार दोनों के पास h है, मतलब मैं h कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, दोनों के पास h है मतलब मैं h कॉमन ले सकती हूँ। तो अगर मैं h कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 3 माइनस रूट 3। बिल्कुल, 3 माइनस रूट 3। h को अकेला छोड़ू तो ये 3 माइनस रूट 3 कहाँ चला जाएगा? 15 के पास। 15 के पास क्या करेगा? भाग करेगा। बटे में आ गया, रूट नहीं चाहिए, क्या करें? परिमेयकरण। परिमेयकरण। तो नीचे है 3 माइनस वर्गमूल 3, इसको हटाने के लिए मैं इसकी गुणा किसके साथ कराऊं? 3 से, रूट 3 से। 3 जमा रूट 3। बिल्कुल, 3 जमा रूट 3 हमने सीखा था ना। परिमेयकरण करने के लिए जो चीज दी है उसका उल्टा साइन लो। ये जमा का है तो इसका, सॉरी ये माइनस का है तो यहाँ पे जमा कर लो। ठीक है, अब नीचे गुणा कर रहे हैं तो भी ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। 3 जमा रूट 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लो गुणा। ऊपर आ जाएगा 15 3 45 जमा 15 रूट 3। 15 3 45 जमा 15 रूट 3। यहां पे लग जाएगी सर्वसमीका a माइनस बी a प्लस बी, जो कहती है कि a का स्क्वायर करो माइनस का निशान b का स्क्वायर करो। कर लेते हैं। a की जगह पे 3 है, 3 3 9, b की जगह पे वर्गमूल 3 है, आ गया 3। ठीक है, बराबर में इसके h था तो h लिख दो। अब यहां से आ जाएगा h बराबर 45 जमा 15 वर्गमूल 3 बटे में इसके 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको और सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 15 और 45 में क्या कॉमन ले सकते हैं? 15 कॉमन ले सकते हैं ना शायद से। यस मैम। यस मैम। तो ये आ जाएगा 3 जमा वर्गमूल 3 बटे में इसके 6 है। 6 से कटेगा तो है नहीं, तो कॉमन लेके वैसे फायदा तो कुछ हुआ नहीं। और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या जो 6 से कट जाए? 5 नहीं, 3 अगर कॉमन ले लिया तो 3 के भाड़े में 45 आता है क्या? आ जाता है वैसे। यस मैम। मैम वैसे तो अपना आंसर यहाँ तक रखोगे ना तो भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से 3 कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। 3 कॉमन लिया तो 45 की जगह पे कितना आ जाएगा? 15, और 15 की जगह पे आ जाएगा 5 वर्गमूल 3 बटे में 6। इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हाइट आपकी आ जाएगी फिर 15 जमा 5 वर्गमूल 3 बटे में 2। बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, करने को इतना भी कर सकते हो, लेकिन अगर छोटा करना है तो फिर ऐसा भी कर सकते हो। तो ये था इतना बड़ा इसका आंसर। ठीक है, जो कि बहुत से बच्चों ने यहाँ तक तो कर लिया था बिल्कुल आराम से, है ना। यहाँ तक तो आप कर लिया था, लेकिन उसके आगे थोड़ी सी दिक्कत आई, बट अभी हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। और क्लास को इतना ही रखते हैं। कल इसी पर एक तो मीनार वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ऐसे 2 क्वेश्चन पोल में आएंगे सीधा, बिल्कुल क्लास में आते ही क्वेश्चन पोल में आपको मैं दे दूंगी, तो इसको रिवाइज करके आना। ठीक है, भूल मत जाना। क्लास को इतना रखते हैं। अभी किसी को डाउट है तो क्लास में बने रहो, लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।